हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग वेरी 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 वेल। आज शुक्रवार है और आज फिर स्टोरी टाइम है, तो स्वागत है आप सभी का मेरे स्टोरी जोन में। तो आज की कहानी मैं अपने बचपन से निकाल के लाई हूँ। मैं तो अपने बचपन से लाई हूँ, लेकिन आप लोग सब जानते होंगे ये कहानी उनके बारे में। वो इतने बड़े कवि, नाटककार और विश्वविख्यात कवि हैं, संस्कृत भाषा के महान विद्वान और महाकवि। जी, उनका नाम है कालिदास। कालिदास को कौन नहीं जानता है। उनकी जो रचना अभिज्ञान शकुंतलम थी, और जो है वो इस नाटक का जो था अनुवाद विश्व के कई भाषाओं में हुआ है। उनकी प्रसिद्धि कहाँ कहाँ तक नहीं। उन्होंने मेघदूत की भी रचना की थी। उन्होंने बहुत सारे नाटक लिखे हैं। तो मैंने सोचा कि इस कहानी का जो एक पहलू है जो शायद बहुत सारे लोग नहीं जानते। ऐसा होता है ना कि कोई किसी की उम्र का एक हिस्सा वो रह जाता है कि हम उसके बारे में नहीं जानते हैं। अचानक से एक दूसरे उम्र के दूसरे हिस्से में वो फेमस हो जाता है, प्रसिद्धि मिल जाती है उसको, तो तब से लोग उसे जानने लगते हैं। पीछे क्या छूटा है वो नहीं जानते हैं, बहुत लोग नहीं जानते हैं इसके बारे में। बहुत लोगों को जानकारी मेरे हिसाब से शायद नहीं है। तो मैं जो आपको जिस पहलू के बारे में कहानी सुनाऊंगी, जो मुझे सुनाई गई थी, वो उनका विवाह प्रकरण है। तो वही कहानी मैं आप लोगों को आज सुनाऊंगी। तो चलिए शुरू करें। तो दोस्तों, बहुत आपको हैरत होगी कि जनश्रुति यानी लोगों के कथनानुसार कि कालिदास जो थे, जिन्होंने इतनी बड़ी बड़ी रचनाएं की थी, वो पहले महामूर्ख थे। अब मानेंगे? नहीं मानेंगे ना? चलिए कहानी सुनते हैं। तो एक राजा शरदानंद थे, मलय राज के। उनकी एक पुत्री थी विद्योत्तमा, अत्यंत विदुषी और बहुत ही सुंदर कन्या थी। उस राजकुमारी को अपनी विद्या पर और अपनी सुंदरता पर बड़ा अभिमान था। इस कारण उसने एक शर्त रखी थी कि जो उसे शास्त्रार्थ में पराजित करेगा, उसी से वह विवाह करेगी। राजा ने घोषणा करा दी कि विद्योत्तमा का स्वयंवर होगा, और सब जगह जहाँ से, सारे राज्य से जितने भी विद्वान लोग, राजा महाराजा, सब आए और शास्त्रार्थ करे विद्योत्तमा से। और जो उन्हें पराजित कर देगा, राजकुमारी विद्योत्तमा, उन्हीं से शादी करेगी, उन्हीं से ब्याह होगा उनका, घोषणा कर दी गई। तो जो दिन तय हुआ था, उस दिन को सारे राजा महाराजा, बड़े बड़े विद्वान, ऋषि मुनि सब पहुंच गए मलय राज में। और फिर एक बहुत बड़े जो राज दरबार में विद्योत्तमा का सारे विद्वानों से शास्त्रार्थ होने लगा। एक पर एक राजा महाराजा विद्वान सब आ रहे थे, और सबको वो परास्त किए जा रही थी, सबको वो चुप करा दे रही थी। कोई उसके सामने टिक नहीं रहा था। और फाइनली ऐसा हुआ कि कोई नहीं बचा, मतलब कोई रहा ही नहीं, सब हार गए। राजा एकदम परेशान हो गए, अब इसका ब्याह कैसे होगा। विद्योत्तमा भी दुखी हो गई कि इतने बड़े देश में कोई एक मेरे टक्कर का विद्वान नहीं है जिससे मेरी शादी होगी, मेरा ब्याह होगा, या मुझे जो शास्त्रार्थ में पराजित कर सके। खैर, वहाँ से आए सारे लोग अपमानित होकर और दुखी होकर लौट रहे थे। उसमें से जो दो साधु थे, साधु क्या बोले, ऋषि मुनि थे जो बहुत विद्वान थे, तो उन्होंने
उनको बहुत बुरा लगा। उनको अपना बहुत अपमान जैसा महसूस हुआ, कि इतना अपमानित महसूस हुआ कि उन्होंने सोचा कि इस राजकुमारी को सबक सिखाना पड़ेगा। इसे अपनी विद्वता पर और अपने रूप पर इतना अहंकार है, इसका ब्याह हम किसी महामूर्ख से कराएंगे और उसको इससे सबक सिखाएंगे। वो बहुत विद्वान समझती, विदुषी समझती है अपने आप को। और ये सोचते सोचते वो महामूर्ख की खोज में निकले। और खोजते खोजते उन्होंने देखा कि एक पेड़ पर एक सुंदर युवक बैठा है, और वो जो युवक है वो जिस डाल पर बैठा है उसी डाल को काटे जा रहा है। उसी डाल को काटे जा रहा है। तो दोनों जो ऋषि विद्वान थे, उन्होंने सोचा कि मिल गया। उनकी तो बाछें खिल गई। उन्होंने बोला कि मिल गया राजकुमारी को, विद्योत्तमा को सबक सिखाने के लिए हमें युवक मिल गया। इससे महामूर्ख और कौन होगा कि जो जिस डाल पर बैठा है उसी को काट रहा है। उसे इतनी समझ नहीं है कि मैं इस पर बैठा हूँ और मैं इसे काट दूंगा तो मैं खुद ही गिर जाऊंगा। इससे महामूर्ख तो दुनिया में कोई नहीं हो सकता। इसी से विद्योत्तमा की शादी कराएंगे। फिर उन्होंने उसे नीचे बुलाया। वो युवक नीचे उतरा तो उसे, आपको पता है कि मूर्ख लोग आपको विद्या या उससे बुद्धि वाली बातों से वो प्रभावित नहीं होते हैं। उनको लालच दे दीजिए, वो तुरंत प्रभावित हो जाएंगे, वो आपके साथ चल देंगे। तो उन्होंने भी ऐसा ही किया। उसको बोला कि उस युवक को बोला कि चलो हमारे साथ एक राजमहल में, वहाँ पे बहुत बड़े भोज का आयोजन है, वहाँ बहुत सारा खाना मिलेगा, बहुत सारे उपहार मिलेंगे, बहुत सारा नाटक हो रहा है वहाँ पे, वो तुमको देखने मिलेगा मुफ्त का, तो चलो हमारे साथ। लेकिन वहाँ पे तो वो युवक तैयार हो गया। तो वो जो विद्वान थे दोनों, उन्होंने कहा कि ठीक है, हम तो तुमको ले जा रहे हैं, तुमको मुफ्त में खाना खिलाएंगे, तुम्हें मुफ्त में उपहार दिलवाएंगे, मुफ्त में तुमको नाटक भी देखने मिलेगा, लेकिन उसके बदले तुम्हें हमारा एक काम करना होगा। तो बोला क्या? तुम्हें एक राजकुमारी से शास्त्रार्थ करना है। तो बोला शास्त्रार्थ क्या होता है? तो विद्वानों ने कहा कि शास्त्रार्थ में तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें सिर्फ जो भी वो राजकुमारी तुमको इशारा करेगी उसका तुमको इशारे से जवाब देना है। तो युवक बोला, अरे इसमें कौन सी भारी बात है, चलिए मैं चलता हूँ, इशारे से ही तो बात करना है, जो मुझे इशारे से पूछेगी मैं इशारे से जवाब दूंगा। तो दोनों विद्वानों ने कहा कि मुंह बिल्कुल मत खोलना, तुमको बोलना नहीं है, सिर्फ इशारा ही करना है, जो हम बोलेंगे वही करना है। युवक को लेकर चल दिए दोनों विद्वान। राज दरबार पहुंचे। राजा को खबर की गई कि दो विद्वान एक और विद्वान को लेकर आए हैं, और जो दोनों विद्वान हैं वो कह रहे हैं कि ये जो युवक है वो विद्योत्तमा को शास्त्रार्थ में ज़रूर पराजित कर देगा। उन्होंने कहा ठीक है। राजा वापस आए दरबार में, विद्योत्तमा आई, सारे दरबारी बैठे, उस युवक को बिठाया गया, सामने विद्योत्तमा बैठी। तो दोनों विद्वानों ने कहा कि राजकुमारी विद्योत्तमा, आप इससे इशारों में ही सवाल पूछिए और ये इशारों में ही जवाब देंगे। इनका आज मौन व्रत है, तो ये आज मुंह नहीं खोल सकते। तो विद्योत्तमा ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ऐसा ही होगा। तो जो शास्त्रार्थ था वो शुरू हुआ। तो पहला क्वेश्चन जो विद्योत्तमा ने पूछा, तो विद्योत्तमा ने क्या किया कि उस युवक को एक उंगली दिखाई। तो उस उंगली का अर्थ, विद्योत्तमा ने मन में जो सवाल सोचा था वो ये था कि ब्रह्म एक है। तो परंतु कालिदास ने समझा कि विद्योत्तमा कह रही है, जी वो युवक कालिदास ही थे, मैंने नाम ले लिया।
तो वीडियो तो मैंने एक उंगली दिखाई, तो कालिदास समझे कि ये मुझे बोल रही है एक उंगली फोड़ से मेरी आंखें फोड़ देगी। तो कालिदास ने 2 उंगलियां दिखाई। 2 उंगलियां दिखाने का कालिदास का तात्पर्य था कि तुम मेरी अगर एक आंख फोड़ोगी तो मैं तुम्हारी दोनों आंखें फोड़ दूंगा। लेकिन विद्योत्तमा को समझ में आया कि कालिदास कह रहे हैं कि सृष्टि में सिर्फ ब्रह्म ही नहीं है, जीव भी है, यानी ब्रह्म और जीव 2 हैं। तो ये सोच के विद्योत्तमा संतुष्ट हो गई कि हाँ ज्ञानी है, इसने सही कहा। फिर विद्योत्तमा ने क्या किया, 5 उंगली दिखाई उनको, ऐसे हाथ दिखाया। तो कालिदास को लगा कि ये मुझे दिखा रही है कि मैं थप्पड़ मारूंगी तुमको, जबकि विद्योत्तमा का कहना था उस 5 उंगलियां दिखाने का मतलब था कि 5 तत्व से हम बने हैं, 5 तत्व से मिलकर शरीर बना है। तो कालिदास समझे कि उन्हें थप्पड़ मारना चाहती है। तो उन्होंने क्या किया, अपनी 5 उंगलियां जोड़कर एक मुट्ठी बना ली और उन्होंने संकेत में कहा कि तुम मुझे मारोगी थप्पड़ तो मैं तुम्हें घूंसा मारूंगा। कालिदास ने ये जवाब दिया, उनको तो उतनी ही बुद्धि थी। परंतु इस उत्तर को भी विद्योत्तमा ने दूसरे तरीके से लिया, क्योंकि वो विदुषी थी। तो उन्होंने विद्योत्तमा ने समझा कि कालिदास कह रहे हैं ये 5 तत्व तो अलग अलग हैं, परंतु मन तो एक है और मन सभी तत्वों को संचालित करता है। तो विद्योत्तमा को ये उत्तर भी सही लगा। धीरे धीरे कालिदास उससे शास्त्रार्थ में पराजित करने लगे और फाइनली पराजित कर दिया। सोचिए, इशारों इशारों में क्या सवाल थे और क्या जवाब थे, और क्या सवाल समझा गया और क्या जवाब समझा गया, उससे कालिदास ने, जो संजोग होता है, कालिदास ने विद्योत्तमा को शास्त्रार्थ में हरा दिया। अब हुआ ये शर्त के अनुसार कि कालिदास की विद्योत्तमा से शादी हो गई। फिर दोनों साथ में रहने लगे। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि एक मूर्ख इंसान की मूर्खता कब तक छुप सकती है और कब तक चुप रह सकता है, कभी न कभी तो बोलेगा, और जैसे ही बोलेगा वो अपने राज खोलेगा मूर्खता के। मूर्खों की एक पहचान होती है कि जब भी वो मुंह खोलेंगे उनकी मूर्खता सामने आ जाती है, जितना वो चुप रहते हैं। इसलिए मूर्खों को हमेशा कहा जाता है, जो कम बुद्धि लोग होते हैं, कि तुम कम बोला करो, ज़्यादा ना बोलो, नहीं तो तुम्हारी सारे राज खुल जाएंगे। तो ऐसे 1-2 दिन बीते, उसके बाद फिर बातें होने लगी। तो धीरे धीरे विद्योत्तमा को समझ में आने लगा कि ये तो महामूर्ख है, इसे तो कुछ भी नहीं पता। छोटी छोटी बातों में वो देखने लगी उनके जवाब से। फिर वो बहुत दुखी हुई और बहुत क्रोधित भी हुई और बहुत दुखी होकर रोने लगी कि इन 2 विद्वानों ने मुझे मूर्ख बनाकर मेरी शादी, मेरा ब्याह एक महामूर्ख से करा दिया है। मेरे जैसे विदुषी और रूपवती कन्या का ब्याह एक मूर्ख से हो गया। और उन्होंने कालिदास को बहुत धिक्कारा, बहुत धिक्कारा। फिर कालिदास को उन्होंने घर से निकाल दिया कि जाओ और विद्वान होकर ही लौटना, उससे पहले मेरे पास मत आना। तो कालिदास दुखी होकर निकल गए। दुखी होते एक आश्रम में पहुँचे। एक आश्रम में एक ऋषि मुनि रहते थे। उनको अपनी सारी व्यथा सुनाई। उन्होंने उन्हें अपने शरण में रख लिया, बोला कोई बात नहीं, तुम विद्वान बन सकते हो। और बोले कि यहाँ काली जी की भक्ति करो, वो काली जी के भक्त थे, तो काली जी की भक्ति करो, भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा, तुम विद्वान हो सकते हो। तो काली की भक्ति करने लगे, ऋषि मुनि के संगत में रहने लगे। तो ऋषि मुनि जो थे उनको बोलते थे कि शाम के टाइम तुम काली माता के मंदिर में जाके, जो कि नदी के उस पार था, नदी के इस पार वो ऋषि का घर था, नदी के उस पार काली मंदिर था। तो वो शाम को काली मंदिर में दीप जला के आने के लिए, तो सब दिन वो नियमतः काली मंदिर जाते थे
दिया जलाने के लिए। दिया जला के आते थे। उस टाइम जब वो शाम को जाते थे तो नदी में पानी कम रहता था, तो वो चले जाया करते थे। तो ऐसे ही जाते थे। एक दिन बहुत बारिश आ रही थी, तो ऋषि मुनि को लगा कि वो नहीं जाएंगे, ये हो सकता है उधर ना जाए, दिया नहीं जलाएंगे उधर, इधर ही से लौट आएंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, आज तो बहुत बारिश हो रही है, तुम ऐसे काम चोरी मत करना कि तुम दिया इधर ही से लेके आना, मुझे सबूत चाहिए कि तुमने दिया जलाया है काली माँ के मंदिर में। उसका कोई सबूत वहाँ छोड़ के आना, मैं सुबह जाके देखूंगा कि तुमने वहाँ दिया जलाया है कि नहीं। उसका सबूत फिर मुझे तुम बताना कि तुम वहाँ पे ये करके आए हो, तो जिससे कि तो मुझे पता चले कि तुमने वहाँ दिया जलाया। तो कालिदास जी गए। इतनी बरसात में वो नदी में परेशान हो कि नदी के पानी में डूबते तैरते वो उस तरफ गए और उन्होंने दिया जलाया। दिया जलाया और उन्होंने सोचा कि अब मैं सबूत क्या छोड़ूं यहाँ पे, जिससे ऋषि मुनि को या गुरु जी को लगे कि हाँ मैं यहाँ पे आया था और मैंने दिया जलाया। उन्होंने क्या किया, दिया जो जलता है तो आप देखते हैं दिए के कोने पे काला काला सा लग जाता है बाती जलते जलते। तो उन्होंने वो काली कैसे हाथ में ली और उसको काली माँ के चेहरे पे लगाने लगे कि ये निशान मैं काली माँ के चेहरे पे लगा दूंगा तो ये गुरुजी का लाकर देखेंगे। जैसे ही उन्होंने ऐसे करने के लिए हाथ वैसे किया कि काली माँ प्रकट हो गई। काली माँ प्रकट हो गई। काली माँ उसके भोलेपन से और उसके सच्चाई से, सीधेपन से बहुत प्रसन्न हुई। काली की भक्ति तो वो कर ही रहे थे। तो काली माँ ने कहा, प्रसन्न होकर कहा कि मुझे से वरदान मांगो। तो जो कालिदास थे उन्होंने कहा, मैं क्या वरदान मांगूं, मैं निर्बुद्धि महामूर्ख, मुझे तो मेरी पत्नी ने अपने घर से निकाल दिया है। वो महाविदुषी है, विद्वान है, सुंदर है, मैं महामूर्ख हूँ, मैं उसके लायक नहीं। तो काली माँ ने बोला, क्या चाहते हो, विद्या चाहते हो? तो उन्होंने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा, काली माँ ने कहा कि ठीक है, आज की रात तुम जाओ, तुम जितनी किताबें पलट सकते हो, जितनी किताबों के पेज पलट सकते हो पलटते जाओ, सारी जितनी किताबें तुम पढ़ सकते हो पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, पलटते जाओ, पलटते जाओ, वो सारा तुम्हें कंठस्थ हो जाएगा, तुम्हें सारी विद्या आ जाएगी। और ये कहकर वो अंतर ध्यान हो गई काली माँ। कालिदास ने सोचा कि वाह, ये क्या चमत्कार था, और फिर वो वापस आए और उन्होंने वैसा ही किया और सारी ऐसे किताबें पलटी और माँ के आशीर्वाद से उनका जैसे जैसे वो पलट रहे थे, जैसे जैसे पढ़ते जा रहे थे, पढ़ते जा रहे थे, पढ़ते जा रहे थे, उनको धुन नहीं थी। उनको ऐसी लगन लगी कि पलटना क्या, वो पढ़ते गए, पढ़ते गए, पढ़ते गए और सब उनको कंठस्थ होता गया। उनकी विद्या बुद्धि ऐसी खुली कि फिर वो पढ़ते लिखते इतना पढ़ने लगे, इतना लिखने लगे कि विद्वान हो गए। और फिर वो घर लौटे। विद्योत्तमा ने दरवाज़ा खोला, तब उनसे बातें हुई। अब बातें हुई तो फिर कहा ना कि जो विद्वान मुंह खोलता है और मूर्ख मुंह खोलता है तो पता चल जाता है। फिर दोनों की जो बातें हुई तो विद्योत्तमा प्रसन्न हो गई कि अब ये ज्ञान अर्जित करके आए हैं, विद्वान होकर आए हैं, और उन्होंने मान सम्मान के साथ उन्हें अंदर लिया। और कहते हैं कि कालिदास जी ने अपनी पत्नी को गुरु का दर्जा दिया था अपने जीवन में, आपने कि ये मेरी गुरु हैं, इनकी वजह से अगर इन्होंने मुझे दुत्कारा नहीं होता तो मैं आज विद्वान नहीं होता, मैं वैसे ही महामूर्ख रहता। तो उनको गुस्सा नहीं आया कि मेरी पत्नी ने मेरा अपमान किया, बल्कि उन्होंने मान दिया कि अगर तुम मुझे ऐसा नहीं कहती तो मैं शायद विद्वान नहीं होता, मुझे ऐसे चोट नहीं लगती हमको और मैं विद्वान नहीं हो पाता। और फिर जो हुआ वो आप सब जानते हैं कि कालिदास को तो सारी दुनिया जानती है, जो कि बचपन से महामूर्ख थे, और जो विदुषी विद्योत्तमा थी, जो महाविदुषी थी और सुंदर थी, उनको बहुत कम लोग मुझे लगता है ऐसा कि जानते होंगे आप में से। तो कहानी ये थी। तो कहानी हुई ख़त्म। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? मोरल ऑफ द स्टोरी फिर यही होता है कि कोई भी मूर्ख हमेशा के लिए मूर्ख नहीं होता है। अगर वो मूर्ख है तो आगे चल के विद्वान हो सकता है। कोई भी निर्धन, जरूरी निर्धन ही रहे, धनी हो सकता है। कोई भी कुरूप इंसान रूपवान हो सकता है। सब कुछ हो सकता है। इसीलिए
कभी दुखी ना हो कि हम मूर्ख हैं, हम सुंदर नहीं हैं, हमारे पास धन नहीं है, आगे का नहीं पता, आगे कुछ भी हो सकता है। और दूसरा जो लेसन मिलता है ये कि कभी भी अपने रूप और विद्वता पे घमंड नहीं करना चाहिए कि अरे मेरे से तो कोई आगे है ही नहीं, मैं इतनी विदुषी, मैं इतना विद्वान। क्योंकि नेले को देला हमेशा पढ़ ही जाता है, जैसे कि विद्योत्तमा को पढ़ा। और ज़्यादा जो घमंड करते हैं, अहम करते हैं, उनके साथ हमेशा अक्सर मैंने देखा है गलत ही हो जाता है। इसके लिए कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। सबको मान दें। आप में अगर ज्ञान है, आपके पास अगर रूप है, आपके पास अगर धन है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है, लेकिन उसका अहम अपने दिमाग पे ना चढ़ाएं। ज़मीन से जुड़े रहें। वो धन कब है कब नहीं कोई पता नहीं, वो रूप कब तक है, जवानी तक है, बुढ़ापे में वो भी चला जाएगा। विद्वता है, विद्वता पर भी कभी घमंड नहीं करना चाहिए। आपसे भी बहुत बड़े बड़े विद्वान बैठे हैं, सब बैठे। ठीक है, कहानी हुई ख़त्म। उम्मीद है आप लोग को अच्छी लगी होगी। फिर मिलूंगी अगले हफ्ते। कुछ गलती हो गई हो तो क्षमा करेंगे। सी यू नेक्स्ट वीक। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।